नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे भिंड की, जहां जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता 2022 का किया जा रहा है आयोजन। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां के शाहगंज में युवा उद्यमी ने की अनूठी पहल। भाई की शादी में मिले शगुन के पैसों को मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए किया दान। इसी के साथ रुक करेंगे उज्जैन की ओर, जहां ग्रेसिम उद्योग के खिलाफ किसानों ने किया जल अधिकार आंदोलन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। भिंड में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर के बच्चे इस खेल में भाग लेंगे। इस खेल में कई बच्चों ने भाग लिया है। वहीं सहकारिता मंत्री ने बताया कि ग्रामीण अंचलों से युवा दूर दूर तक खेल स्पर्धा में संभाग स्तर एवं प्रदेश स्तर पर जाएं, जिससे जो ग्रामीण अंचल के युवा हैं जो आगे नहीं निकल पा रहे हैं, इन खेलों से वह आगे निकलने का कार्य करेंगे। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री कप आयोजन कराया जा रहा है। और वहीं पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान बोले कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि फुटबॉल जैसे खेलों को बढ़ावा दें, जिससे युवा खेल स्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। और शिवराज सिंह चौहान सरकार की नीतियों और नेतृत्व से सरकार बनाएंगे। 2023 दिसंबर में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में 100% आएगी। ये दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ कह रहा हूँ। आपके नारायण त्रिपाठी जो विधायक है वो कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल अपनाया जाए, पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया जाए। तो गुजरात मॉडल ही अपनाया जा रहा ना। गुजरात मॉडल में 156 जीत के आए हैं, तो यहाँ पे भी इस प्रकार से जीत के आएंगे। उनका कहना है आधी बात हमने मान ली है, और आधी बात जो है ना नेतृत्व तय करेगा किसको क्या निर्णय करना है। कोई नारायण त्रिपाठी जी के व्यक्तिगत सुझाव हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है, तो लोकतंत्रात्मक तरीके से अपने अपने सुझाव करते रहते होंगे। लेकिन यह पार्टी कोई मीडिया के सुझाव से या किसी व्यक्तिगत सुझाव से नहीं चलती। एक कैडर बेस मॉस ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक संगठन है, इसलिए कार्यकर्ताओं के द्वारा चलने वाली पार्टी है। सर, सीएम के दौरे को लेकर क्या कहेंगे? महोदय का 24 तारीख को दौरा होने वाला है। जो जन सेवा अभियान के तहत लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 85 लाख लोगों को, हितग्राहियों को जिसका लाभ मिला है, तो उस निमित्त चंबल संभाग का जो पूरा कार्यक्रम है वो भिंड में होने वाला है। तो ऐसे मुरैना और शिवपुर से भी लोग आएंगे। वो सांकेतिक रहेंगे, 2-3 हज़ार लोग आएंगे, लेकिन लगभग यहाँ पे 30,000 लोगों के मतलब प्लान है। तो आज हम लोग थे, अभी एसपी हमारे कलेक्टर और विधायक महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय सभी लोग साथ में गए थे। एक अच्छा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जैसे कि मुख्यमंत्री जी हर जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ 2-4 अधिकारियों को निपटा रहे हैं, क्या भिंड में भी ऐसा करेंगे? मैं कह रहा हूँ अगर भ्रष्ट बदमाश बेईमान होंगे तो जरूर निपटाएंगे। क्या कोई मुख्यमंत्री के पास इन्फॉर्मेशन रहती है, पूरा तंत्र रहता है। और मेरा कहना कि ऐसे कोई भी व्यक्ति है, मतलब लोकतंत्र में जो है ना हम नीतियाँ बनाते हैं, सरकार नीतियों को क्रियान्वयन करने का काम हमारे प्रशासन कैबिनेट की बैठक में एक नई युवा नीति है मध्य प्रदेश में, यूथ कनेक्ट करके, जो यूथ जिनको कनेक्ट करें पूरे विश्व को लेके, उस पर ऐसे 5 मिनिस्टरों की एक कमेटी बनी है, जिसमें शिक्षा मंत्री है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, तकनीकी शिक्षा मंत्री है, स्कूल शिक्षा मंत्री है, अन्य जो उसमें शिक्षा से क्षेत्र में, वो सब अध्ययन चिंतन करके उसका एक वेबसाइट भी जारी करेंगे, उस पर अपने सुझाव दे सकते हैं। तो अकेला ये 5 मिनिस्टर की कमेटी नहीं बनाएगी युवा नीति, पूरे प्रदेश के युवाओं से सुझाव मांगे हैं, अलग अलग आयामों के युवाओं से सुझाव मांगे हैं। तो उन सबके जब सुझाव कलेक्ट होंगे, उस सब की एक युवा नीति बना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुपुर्द करेंगे। वह मध्य प्रदेश में लागू करेंगे, जिसमें ग्रामीण युवा है, चाहे शहरी युवा हो, चाहे हमारे ट्रैवल के युवा हो, या अन्य प्रकार के सभी युवाओं को इसमें सहभागिता करेंगे। गुजरात के चुनाव पूरे होने के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी है। जोश काफ़ी कार्यकर्ताओं में नज़र आ रहा है, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? ऐसे ही जो है ना, कई बार मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल वगैरह ऐसा कागज लिख के दे रहे थे गुजरात में उनकी सरकार बनेगी। एक्चुअली अंडर करेंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और विकास के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी मैं आज आपके बीच में कह रहा हूँ, 100% जनता जनार्दन की कृपा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अतिरिक्त परिश्रम और शिवराज सिंह चौहान सरकार की नीतियों और नेतृत्व से सरकार बनाएंगे। 2023 दिसंबर में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में 100% आएगी। ये दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ कह रहा हूँ। आपके नारायण भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट।
हरदोई के थाना बेटा गोकुल क्षेत्र में युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते दिन दहाड़े युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। मृतक युवती गांव में पंचायत सहायक के पद पर तैनात थी और उसके पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी राजेश द्विवेदी सहित तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। गोली मारने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला थाना बेटा गोकुल के ग्राम कोडरा सरैया का है। ये ग्राम कोडरा सरैया है, थाना बेटा गोकुल का। इसमें अब से कुछ देर पहले गांव के ही एक युवक ने ये युवती की इसके घर के छत पर जाकर के सर में गोली मारकर हत्या कर दी है। युवक को हिरासत में ले लिया गया है। उसके पास से कारतूस भी मिले हैं और शख्स की तलाश की जा रही है। अभी तक के पड़ताल से कुछ प्रेम संबंध की बात सामने आई है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज नगर निवासी समाजसेवी और युवा उद्यमी ने एक अनूठी पहल शुरू की है। उन्होंने अपने भाई की शादी में शगुन और न्योता स्वरूप आई धनराशि को एक मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए देने का फैसला किया है। युवा उद्यमी की इस पहल की चर्चा पूरे नगर में है और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। जैसे कि आप नगर पालिका के मनोनीत सभासद भी हैं और प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं और आपके दोस्तों वाटिका में एक आज शादी का आयोजन हो रहा है जिसमें एक नई पहल की गई है। मंदिर के जीर्णोद्धार में शगुन के पैसे को समर्पित कर दिया गया है। क्या मानते हैं इस कार्यक्रम को लेकर, क्या कहना है? बहुत ही अच्छी पहल है। शाहगंज की हमारे नगर में बहुत सी मंदिर है जो अभी जीर्णोद्धार के लिए वंचित हैं। अगर ये शादी में ऐसी पहल बहुत ही प्रेरणादायक है और मैं शाहगंज की अभी तो शाहगंज नहीं, जहाँ तक कि हमारी आवाज़ जा रही हो, वहाँ निवेदन है कि शादियों में खास करके लड़कों की शादी में आप निमंत्रण देते हो तो ऐसे मंदिरों के जो जीर्णोद्धार नहीं हुए हैं, इसी माध्यम से ये बहुत ही अच्छा पहल है और मंदिर का निर्माण हो सकता है। ये जो परिवार है हमारे कृष्णा डेकोरेशन राम अवतार जी का, उनकी बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने इस निमंत्रण को यहाँ मंदिर के निर्माण हेतु लिया और ये शाहगंज की जनता के लिए प्रेरणा है। इससे सीख लेने की ज़रूरत है। भाई का शुभ विवाह है, ऐसे में आप जो है मंदिर के हनुमान जी के मंदिर के जीर्णोद्धार में जो भी आपके यहाँ जो निमंत्रण आ रहा है उसको आप जो है कि धनराशि को समर्पित करने के लिए यहाँ पर जो है लोगों से अपील की एक छोटा सा सहयोग करें। क्या कार्यक्रम, क्या कहना है इसके बारे में? इसमें बारे में यही कहना है, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं राम अवतार अग्रही, मेरा फल कृष्णा से है और मैं यही कहना चाहूँगा ऐसे छोटे छोटे जो शादियों विवाह में कोई भी शादी विवाह कार्यक्रम होता है उसमें जो निमंत्रण आते हैं, अगर ऐसे लोग डोनेट कर देंगे मंदिर के निर्माण में, जीर्णोद्धार में, तो सारे मंदिर की थोड़ी सी अवस्था बदल जाएगी और ये हम लोगों के धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी एक पहल रहेगी। हमने इसकी शुरुआत की है, बस यही आग्रह है लोगों से इस कार्य को आगे बढ़ाना। बधू क्या नाम है? विनोद और शादी। आज यहाँ पर एक जो नई पहल की गई, क्या कहना है इसके बारे में, क्या चीज़ है? जैसा कि कहा जाता है कि धर्म और रक्षा रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम आधुनिकता के उस रंग में भगवा रंग को शामिल कर ले जाए, आधुनिकता के उस रंग में भगवा रंग को शामिल कर ले जाए। ऐसी एक पहल हमारे मित्र राम अवतार अग्रही मंडल जी की तरफ से पहल की गई है कि हम जो शगुन का पैसा पाते हैं उस शगुन को पैसे को मंदिर के जीर्णोद्धार में लगा दें या ऐसे किसी धार्मिक आयोजन में लगा दें जिससे धर्म की शोभा बढ़े और एक धर्म पर जो जिहादियों की चादर चढ़ी हुई है उस चादर को उतार कर धर्म की परंपराओं को और आस्थाओं को हम अपने संस्कृति में और बढ़ावा दें, जिससे हिंदू संस्कृति की जागृति हो और संस्कार बना। शाहगंज के किस मंदिर में ये जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है? ये शाहगंज सरकारी हॉस्पिटल के बगल हनुमान जी का मंदिर है, बरसों पुराना है। इनके परिवार के सारे लोग उसकी देखभाल करते हैं और हम सभी मित्र मंडली मिलकर उस मंदिर के नए जीर्णोद्धार समिति में अपना पूरा सहयोग कर एक भव्य बजरंगबली का मंदिर शाहगंज में निर्माणाधीन। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशील सिंह है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह में हुई हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आशीष दीक्षित की हत्या का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त आशीष कराडना को एसओजी यमुनानगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना करछना क्षेत्र अंतर्गत हुई गिरफ्तार घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद चापड़ बरामद किया है।
थाना करछना थाना क्षेत्र के गदियाव गांव के मजरा मर्दापुर के पास प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे के किनारे अशोक लीलैंड सर्विस सेंटर के बगल में बांस की कोठ में एक अज्ञात शव पड़ा है, जिसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार किए गए हैं। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह के साथ पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव से प्राप्त पर्स में रखे आधार कार्ड के आधार पर शव की शिनाख्त आशीष दीक्षित पुत्र संतोष दीक्षित निवासी 678 नंदन तालाब अरेल थाना नैनी प्रयागराज उम्र करीब 37 वर्ष के रूप में की गई थी। देखिए 10 दिसंबर को थाना करछना पे एक सूचना प्राप्त हुई थी एक अज्ञात शव के संबंध में। तत्काल वहां पे फील्ड यूनिट और सभी उच्चाधिकारी पहुंचे थे। शव को देखने से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि इसकी हत्या कर दी गई है। इस अज्ञात हत्यारे के उसको पकड़ने के लिए तथा इस केस के सफल अनावरण के लिए एसीपी करछना के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया था और इनके द्वारा सफलतापूर्वक इसका आज अनावरण किया गया है। इस घटनाक्रम में संलिप्त एक अभियुक्त जो कि नीतीश सैनी है, ये जनपद हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला है, जिसे दिनांक 15 दिसंबर को हिरासत में लेकर के आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जो अभियुक्त नीतीश सैनी है, इनसे विस्तृत और गहन पूछताछ की गई। इन्होंने बताया कि आशीष दीक्षित को, जो कि मृतक हैं, इनको 5-6 महीने से जानने लगे थे। आशीष दीक्षित इन्हें अपने साथ कर्मकांड, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र की बातें सिखाने के लिए अपने साथ रखने लगे थे। इन लोगों का ये उद्देश्य था कि ये लोग कोई ऐसी तंत्र सिद्धि कर लें जिससे व्यक्ति मृत्यु के उपरांत पुनर्जीवित हो जाए, और इसी बहकावे में ले करके उन्होंने जो अभियुक्त हैं उन्हें संतुष्ट और कन्विंस कर लिया कि उनके ऊपर प्रहार कर दें। वो प्रहार जो था वो प्राणघातक था और इसी घटनाक्रम के चलते उनकी मृत्यु हो गई। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उज्जैन के बड़नगर क्षेत्र को चंबल नदी पर बने बैराज से किसानों के लिए आरक्षित पानी को ग्रेसिम उद्योग नागदा द्वारा निकालकर संग्रहित कर नदी को खाली किया जा रहा है, जिससे दर्जनों गांव के हजारों किसानों की फसलों में सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। इससे आक्रोशित होकर किसानों ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेश पटेल एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह सोलंकी के संयोजन में जलाधिकार आंदोलन के तहत कोर्ट चौराहे पर ग्रेसिम उद्योग के विरुद्ध नारेबाजी कर एसडीएम कार्यालय पर धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी आकाश सिंह को सौंपा है। आपके द्वारा बड़नगर में जो कोर्ट चौराहे पे जो धरना दिया गया, तो ये मतलब किस बात को लेकर दिया गया? ये जो धरना था, ये अमलावत बिका जो बैराज है, जो ग्रेसिम प्रबंधन का है, उसके द्वारा असमय पानी जो निकाला गया है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद होने की संभावना है। इसके लिए हमने प्रशासन को सतर्क किया और ग्रेसिम प्रबंधन को भी उसको सतर्क किया है कि तत्काल पानी रोका जाए, अन्यथा हमारे द्वारा और उग्र आंदोलन किए जाएंगे। ये आंदोलन को लेके आप क्या बोलोगे भाई साहब जी? इसमें हमारे जो अमरावती का पंचायत से जो आसपास के जितने करीब 60 गांव का जो पानी किसानों को जो है ग्रेसिंग हर समय निकाल लेता है और अगले डैम में पानी ले जाता है, ताकि आने वाले समय में हमारे किसानों की फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, पूरे किसानों को बर्बाद की कगार पे आना पड़ेगा। इसलिए आप हम सब हमारे मिलके कोर्ट चौराहे पे धरना और ये जो एसडीएम महोदय को जो ज्ञापन दिया है, ग्रेसिम को भी अवगत कराया जाए। और आज से 5 साल पहले इसको क्रियावन जी जो कलेक्टर महोदय थे, मैंने 3 बार इसका विरोध भी करा था, इसके पहले भी करा था, और प्रशासन से निवेदन करके इसको पूरा सील कराया था कि 15 से 20 फीट इसकी सिंचाई का जो नियम है उसके अंतर्गत प्रशासन एक निर्धारित बना दे कि इसका जो चार्ट है, इससे हम पानी किसानों के लिए वंचित रखेंगे, इसके ऊपर का पानी ले जाए और किसानों के लिए एक निधि ये बन जाए कि कम से कम यहाँ तक पानी इससे ऊपर हम नहीं निकालेंगे, इससे नीचे नहीं लाए। ये हमारी आशा है। आपका शुभ नाम? मेरा बालू सिंह पवार, मैं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और वर्तमान जिला पंचायत प्रतिनिधि भी हूँ, और मेरे बड़े भाई छोटे भाई के रूप में मेरे राजेंद्र सिंह जी पूर्व सोलंकी साहब जिला पंचायत, हमारे सरवन भैया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे अशोक। उज्जैन से सीनू संवाददाता इंदर परमार की रिपोर्ट।
बांदा जनपद के कमासन में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय प्रधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधान का उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राबेंद्र कुमार गर्ग ब्लॉक प्रमुख कमासन रहे। एलडीएम इंडियन बैंक बांदा प्रधान संघ अध्यक्ष सुनील यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। आकांक्षी ब्लॉक के नीति आयोग के सदस्य राहुल द्विवेदी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत खंड शिक्षा अधिकारी कमासन किशन मिश्रा के द्वारा की गई। कार्यक्रम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यालय व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार प्रत्येक ब्लॉक में प्रधानों और प्रधानाध्यापकों का समन्वय स्थापित करने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत कमासन ब्लॉक में भी आज ये गोष्ठी कराई गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख जी थे। इसमें 3 बातों पे ध्यान दिया जाता है। एक तो डीबीटी डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिशियल, इसमें कि बच्चों को 1200 रुपये उनके पोशाक के लिए, उनके जूते मोजे के लिए, बैग के लिए विभाग के द्वारा सीधे अभिभावकों के खाते में दिया जा रहा है। उसके बारे में जानकारी देनी थी। इसी के साथ साथ एक महत्वाकांक्षी योजना जो निपुण भारत मिशन चल रहा है, उस निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 3 तक के बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सत्र 25-26 तक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करानी है। तो उसके संबंध में जो हमारे ग्राम प्रधान थे और प्रधानाध्यापकों को उनका उन्मुखीकरण किया गया। इसी के साथ साथ एक महत्वाकांक्षी योजना विद्यालयों के कायाकल्प के लिए ऑपरेशन कायाकल्प की चल रही है। उसमें 19 पैरामीटर हैं, जिसमें कि जो ग्राम प्रधान होते हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसकी भी एक समीक्षा भी यहाँ की गई और जहाँ पे भी कुछ समस्याएं आ रही थी उसके लिए ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा और जो जिले से हमारे सामुदायिक शिक्षा के जिला समन्वयक आए थे और स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्य आए थे, उन्होंने विस्तार से प्रधानों को और प्रधानाध्यापकों को इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और जब गोष्ठी समाप्त हो रही थी उससे पहले सौभाग्य से लीड बैंक के जो मैनेजर हैं पांडे जी, वो भी आए और डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिशियल के संबंध में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को कैसे दूर करना है, क्योंकि बैंकों में बहुत सारे बच्चों का पैसा फंसा हुआ है, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। और अंत में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जो संचालक श्री आनंद त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया और इस तरह से ये गोष्ठी समाप्त हुई। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर सौरभ आर्य हूँ, स्टेट रिसोर्स ग्रुप का मैं सदस्य हूँ, जनपद बांदा से। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो अलग अलग नगर पालिका क्षेत्र में कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सभी क्षेत्रों में टिकट को लेकर घमासान मचा है। वहीं नहटौर नगर पालिका से हाजी इमरान निजामी भी चुनावी मैदान में है, जो सादगी और ईमानदारी की एक मिसाल है। नगर पालिका नहटौर से आप चुनाव लड़ रहे हैं और भावी प्रत्याशी के रूप में आप हैं। जनता आपको काफ़ी पसंद कर रही है, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? मैं हाजी इमरान निजामी नगर पालिका परिषद नहटौर से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। आम जनता के भलाई के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी अपनी एक सोच है कि आम जनता की इस बात से राहत मिले, हमारे शहर का विकास हो। हमारे शहर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ हैं जिनको हम दूर करके आम शहरी को उसका फ़ायदा पहुँचा सकें, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये मेरी बहुत भरपूर कोशिश है। हमारे भारत ने भी चुनाव लड़े नगर पालिका परिषद नहटौर के। अब इसी बात को मैं अपनी उम्मीदवारी के तहत नगर आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए। मेरा भरपूर प्रयास है कि शहर में जो भी मुमकिन से मुमकिन काम मैं करा सकता हूँ वो इंशाल्लाह करूँगा। जो पीछे समय बीता है 5 साल बड़े परेशानियों के बीते, जो काफ़ी विरोध भी रहा है पूर्व चेयरमैन का, और आने वाला जो नगर पालिका चुनाव जो चल रहा है इस वक्त में, आपकी क्या कोशिश रहेंगी कि नगर को, नहटौर को किस तरह से चमकाया गया? मेरी ये कोशिश रहेगी कि नहटौर का जो 5 साल का पुराना वक्त गुजरा है, बहुत परेशानी का दौर गुजरा है, और हमारे शहर के अंदर एक ऐसी बहुत बड़ी त्रासदी हुई है जिसमें हमारे शहर के 2 बच्चे भी चले गए। उसके अलावा बहुत सारे घर परिवार के लोगों के खिलाफ NRC के तहत मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो वो बहुत हमारा बुरा दौर गुजरा है। वो हमारी कहीं ना कहीं जो हमारे पिछले चुनाव के चयन में कमी रही है,
उस कमी को हमें दूर करके और शहर के अंदर अमन व अमान कायम रखें। नगर के लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और दिलचस्प बात ये है कि युवा आपको काफ़ी पसंद करते हैं। चेयरमैन बनेंगे तो क्या करेंगे? ये नहटौर के लोगों का, युवाओं का और बुजुर्गों का प्यार और दुआएं मेरे साथ हैं। मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि शहर को चमकाने में, शहर को संवारने में, शहर को कुछ देने में, क्योंकि शहर में हमारे यहाँ इतनी सारी कमियाँ हैं कि मेरी कोशिश ये है कि एक एक कमी को दूर किया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ अच्छे स्कूलों की कमी है, प्राइवेट तौर पर इतने स्कूल हैं जो एक तरीके से अवैध वसूली के अड्डे बन गए हैं। दूसरा ये है कि हॉस्पिटल नहीं हमारे यहाँ। आम जनता को परेशानी होती है, गरीब आदमी खास तौर से, तो उसे धामपुर या बिजनौर जाना पड़ता है, जिसमें उनको बहुत पैसा खर्च होता है। मेरी कोशिश है ट्रस्ट के माध्यम से एक हॉस्पिटल, एक स्कूल और लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर और युवाओं के लिए कुछ न कुछ ऐसे रोजगार उपलब्ध कराए जाए जो हमारे शहर के अंदर चार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार अली है। इस वक्त में चुनाव चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा इस वक्त चुनाव का है। चुनाव के दौरान आप लोग सामाजिक स्तर पर काम करते हैं और ये भी मानते हैं कि आप लोगों में जाते हैं और उनसे मालूमात भी करते हैं, और आगे जो चुनाव की प्रक्रिया है, किस तरह का चेयरमैन और किस तरह का प्रत्याशी आपके बीच में होना चाहिए? देखिए, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो नगर को लेकर के चले। नगर में हिंदू मुस्लिम और नगर में जो गरीबी और अमीरी, उनको भेदभाव ना करते हुए सबको साथ लेकर चले। और जो नगर की ज़रूरतें हैं उन पर पूरा ध्यान दें। नगर की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है सफाई, नगर में शिक्षा, नगर में लाइट की व्यवस्था, उन सब पर काम करें। विकास के मुद्दों की बात करें, साथ साथ कुछ जाति धर्म इस तरह का मामला जो आजकल चल रहा है उससे सबको दूर रहे और सबको बराबर नगर की पूरी जनता को एक समझे, चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी जाति धर्म का हो, उसे किसी भी तरह का नगर का वो व्यक्ति भेदभाव ना करे। प्रत्याशी नए नए आते हैं और वायदे भी काफ़ी करते हैं, मगर वायदों के साथ साथ वो प्रत्याशी जो लुभाने वाली बातें करते हैं, किस तरह का प्रत्याशी और कौन होना चाहिए इस वक्त में? देखिए, इस वक्त जो है हमारे बीच में एक हाजी इमरान निज़ामी हैं जो एक लीडर नहीं है, वो एक खिदमत गुजार आदमी है। उन्होंने जो है शहर की खिदमत की है। शहर की खिदमत के लिए अभी आपने देखा होगा कि कोरोना का एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी चली थी, जिससे पूरा देश या पूरी दुनिया त्रस्त थी। ऐसे वक्त में जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको ऑक्सीजन का ऐसा इंतज़ाम कराया कि जिसके लिए आदमी तड़प रहे थे, परेशान थे, उन्होंने फ्री में उस ऑक्सीजन से खिदमत की, जबकि वो चाहते तो उस ऑक्सीजन से कितना कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने सभी लोगों की, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जो भी उनके पास आया, उन्होंने मुफ्त में ऑक्सीजन की उनके लिए व्यवस्था की। साथ साथ एक समय ऐसा था जब ठंड के गरीब लोगों को परेशानी थी, उन्हें जो है रज़ाइयों की ज़रूरत थी, उन्होंने रज़ाइयाँ बाँटी, आँखों के लिए चश्मों का इंतज़ाम किया और उनके मन के अंदर जो है वो खिदमत की पूरी जो है कारगुजारी है, वो चाहते हैं खिदमत करना। वो चेयरमैन का पद तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले उनकी जो जिम्मेदारी है, जो उनका तजर्बा है, वो चाहते हैं कि हर आवाम की, हर गरीब की, हर वर्ग की जिस तरह से भी हो सके खिदमत की जाए, और इसमें वो पूरी तरह 100% कामयाब है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज के लिए नीलोखेड़ी नगरपालिका द्वारा जमीन दिए जाने के दावे के साथ आज रोड समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने ध्वजारोहण किया, तो दूसरी तरफ वाल्मीकि समाज भी एकत्रित होकर ध्वजारोहण किया। भगवान वाल्मीकि झंडे का यानी दोनों पक्षों ने मिलकर एक तरफ भगवान वाल्मीकि के जयकारे लगाए, तो दूसरी तरफ गुरु ब्रह्मानंद जी के जयकारे लगाए। शुभकामनाएं। और रोड समाज और वाल्मीकि समाज एक ही बात है, बोलो भगवान वाल्मीकि की, जगत गुरु ब्रह्मानंद की। और मैं एमएलए को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे राजनीतियाँ नहीं होती। जो रोड और वाल्मीकियों का झगड़ा करवाना चाहते थे ना, वो ऐसे नहीं हो सकता। कि आज हम ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान वाल्मीकि का जो हमें झंडा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे बढ़कर हमें कोई खुशी नहीं है। और जो भी हमारा समाज हमारे साथ है, वाल्मीकि समाज में ऐसा कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चला है और आगे भी चलता रहेगा। हमारे मन में कोई मन नहीं, कोई मुटाव नहीं। हमने सर्वशांति से भाईचारे से बात की, हमने कोई किसी में बीच में कोई लीडर नहीं बाढ़ा, कोई नेता नहीं बाढ़ा, क्योंकि हम दिन रात वैसे भी एक हैं। तो हम आपस में बैठ के माना 10 मिनट लगाए ले काम कर लिया अपना। बिरादरी के लिए संदेश क्या कुछ
रहेगा। 36 बिरादरी के लिए ये संदेश है कि बीच में राजनीति ना करके भाईचारा ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है और बना के रखे। और ये हमारे वाल्मीकि भाई हैं, इनके बिना हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पे इनको कुछ नहीं है। आपसी मन मुटाव और हम इनको तन मन धन से सहयोग करेंगे और कंधे से कंधा मिला के ये हमारे भाई हैं। सत्ता सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन भाईचारा हमेशा चलता रहना चाहिए। और चलता रहे। आपसी जो मनमुटाव था, जो जमीनी विवाद को लेकर क्या कुछ होगी? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि ना तो पहले था विवाद हमारा और ना ही रहेगा। हम एक जगह रहते हैं और एक ही भाईचारा हमारा बना रहेगा। मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। रोड बिरादरी भी और वाल्मीकि समाज भी 36 बिरादरी का इसमें सहयोग रहा कि हमारे को एक करने का। और ब्रह्मानंद जी है, वो भी हमारे गुरु जी हैं। भगवान वाल्मीकि जी हैं, वो भी रोड बिरादरी के गुरु जी हैं। भगवान सबका एक है और हम भी एक है भगवान। ये एक हमारे बीच में एक बारूद फेंका गया था और उस बारूद का हमने मिलके सामना किया और उस बारूद को ही मिटा दिया, लेकिन अपना नाम और भगवान का नाम चमका दिया और ऐसे चमकता रहेगा। मैं यूँ कह रहा भगवान से आशीर्वाद लेके ये बच्चे और बुजुर्ग स्वस्थ रहे और खुश रहे। भगवान में एकता बनी रहे, सबसे बड़ी बात हमारा सर बहुत बढ़िया एकता बनी रहे। वाल्मीकि समाज से कोई झगड़ा नहीं है, रोड और वाल्मीकि इकट्ठे हैं और सब हमारा भंडारे में भी साथ देगा वाल्मीकि समाज। भाईचारे को लेकर क्या कहना? भाईचारा एक हमारा। तो भंडारे का आयोजन कब तक चलेगा? ये वाल्मीकि समाज के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात भी है कि हमारे जो रोड बिरादरी के हमारे भाई हैं, उन्होंने आज भगवान वाल्मीकि महाराज का झंडा फहराकर यानी कि भगवान वाल्मीकि को साथ दिया है। हम इनका तहे दिल से सभी रोड बिरादरी का धन्यवाद करते हैं। गुरु ब्रह्मानंद की जय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सभी का। करनाल से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां आम आदमी पार्टी रीवा जिला इकाई ने आज वार्ड 38 की समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों के साथ नगर निगम रीवा का घेराव कर वार्ड की मूलभूत समस्या बिजली के खंभों, नाली, पानी, सामुदायिक भवन, सुलभ कॉम्प्लेक्स के नवीनीकरण और मंदिर निर्माण के लिए नगर निगम रीवा आयुक्त और महापौर को ज्ञापन सौंपा और 30 दिन का अल्टीमेटम दिया कि यदि समस्या से निजात नहीं मिलती तो पूरी आम आदमी पार्टी रीवा और वार्डवासी मिलकर बड़े आंदोलन की तरफ रुख करेंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। उन्नाव में डीएम ने बीमार बच्चों का सैंपल देने के साथ ही गांव में साफ सफाई के ईओ को निर्देश दिए हैं। पूर्वा कस्बे के दलीगढ़ी मोहल्ले में बुखार व चेचक से 3 बच्चों की मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। घटना की जानकारी पर उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे सीएमओ के साथ गांव पहुंची। गांव में अन्य बीमार बच्चों का हाल जाना और इसके साथ ही बच्चों का ब्लड सैंपल लेकर जांच के सख्त निर्देश दिए कि वो को साफ सफाई कराने के साथ ही दवाओं के छिड़काव कराने की भी बात कही है। श्रीमान जी, पूर्वा नगर पंचायत मोहल्ला दलीगढ़ी में 3 बच्चों की बुखार से मौत हुई है। बुखार से हुई है, कोई अन्य कारण रहा? नहीं, जो जानकारी हमें मिली थी कि 2 बच्चों की मृत्यु निमोनिया से, 1 बच्चे डायरिया से हुई थी, लेकिन जब हमने सर्वे कराया तो हमें कुछ बुखार के और कुछ चेचक जैसे दानों के केस मिले हैं, जिससे ऐसा भी हो सकता है ये सस्पेक्टेड खसरा हो सकता है। लेकिन अभी हमने सैंपल भेजे हुए हैं, अभी हम कुछ करने की स्थिति में, रिपोर्ट आने तक हमें वेट करना होगा। फिलहाल इनको बुखार, डायरिया और निमोनिया की डेथ मान के चलते हैं। सर, 3 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जाँच करने आई है, कहीं ना कहीं पहले आती तो ये मौतें ना होती। देखिए, इसकी जब हमें जानकारी मिली है, हमारा हाई रेजिस्टेंट एरिया इम्यूनाइजेशन का, यहाँ पे क्षेत्र में आज भी मैंने देखा है कि यहाँ पे बच्चे बिल्कुल इम्यूनाइज है ही नहीं। जिस गली में बच्चों को टीका लगाया गया है, जिस गली में ये मृत्यु हुई है, एक ही घर के 3 बच्चे हैं और उस घर में किसी बच्चे के कोई टीका नहीं लगा, एक भी टीका नहीं लगा। फिर आसपास के घरों में देखा गया, वहाँ भी कोई टीका नहीं लगा। तो ये WHO के अनुसार भी पहले से ये हाई रेजिस्टेंट एरिया जहाँ टीके नहीं लगाए जाते हैं। तो आज हमारी टीम है, आज सुबह से 28 बच्चों के टीके लगाए जा चुके हैं और हम 10 से भी ऐलान करा रहे हैं कि सभी लोग आके 5 साल तक के बच्चों को टीकाकरण कराएं। सर, मृतक के परिजनों ने आरोप लगाए हैं डॉक्टरों द्वारा लापरवाही की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मृतक के परिजन अस्पताल का कोई भी पर्चा नहीं दिखा पाए कि उन्होंने अस्पताल कब दिखाया, किस डॉक्टर दिखाया, कोई पर्चा दवा नहीं दिखा, कोई पर्चा वहाँ उपलब्ध वो नहीं दिखा पाए। और सर, एक पर्ची भी आपको मिली जी, उस पर आपने कार्रवाई के लिए कहा था, किस प्रकार की कार्रवाई होगी? पुराना पर्चा है, शायद 9 नवंबर का पर्चा मैंने अधीक्षक को दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई करें किसका लिखा हुआ है और इस पर तुरंत रोक लगाएं, अन्यथा की स्थिति में
इनके संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। अगर कोई दवा बाहर से लिखी जाती है तो शासन को लिखा जाएगा। इसके पूर्व भी मैं 2 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेज चुका हूँ। आपके द्वारा टीम को किस प्रकार के निर्देश दिए गए? अभी हमारी यहाँ 2 तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हमारी एक मेडिकल टीम है जो कैंप कर रही है और इम्यूनाइजेशन टीकाकरण बच्चों को हो रहा है। 2 NM टीकाकरण लगी हुई है। मेडिकल टीम में डॉक्टर के अलावा RBS के डॉक्टर्स भी हैं। अब मेडिकल कैंप यहाँ रहेगा, कुछ देर बाद उसको संबंधित गली में पहुँचाया जाएगा जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, और RBS की टीम को भेजा जा रहा है कि घर घर जाके वो बच्चों को बुला के लाए, निकालें, जो भी बुखार के बच्चे हों, जिनको बुखार हो, दाने हो, उनको निकाल के बाहर लाएं, उनको डॉक्टर को दिखाएं। सर, क्या इसी वार्ड में जांच करेगी टीम की पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में जांच करवाई जाएगी? नहीं, इसको देखिए हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। शुरुआत अभी यहाँ पे जो भी घटना है, हमने जो भी देखा, केसेस जो मिले हैं, कल सर्वे कराया गया था, वो लगभग एक ही गली के बच्चे हैं। 22 बच्चे कल में मिले थे सर्वे में, उसमें 20 बच्चे लगभग एक ही गली के हैं, 2 बच्चे आसपास की अगल वाली पीछे वाली गली के हैं। तो ये समस्या बेसिकली दली गड़ी के, पूरे दली गड़ी हम सर्वे कराएंगे। सर, ये क्या मतलब क्या हाथ वो बनना है क्या, मतलब हॉटस्पॉट एरिया हॉटस्पॉट बनना क्या, एक पॉइंट बन गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा हॉटस्पॉट ऐसी चीज़ नहीं है, कोरोना की तरह नहीं है। नहीं। ये बच्चों में ही बीमारी होती है। अभी हम कह भी नहीं पा रहे कि रिपोर्ट हमारी लैब से रिपोर्ट नहीं है। जी। अच्छा सर, जो चेचक की बीमारी है क्या एक छूने से, टच करने से फैलती है? नहीं, ये फैलती है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जी, जैसे आपका कोविड फैलता था, खांसने छींकने, उस तरह से। अगर एक बच्चे को है और बच्चों की इम्यूनिटी कम है और बच्चे आपस में साथ खेल रहे हैं तो बच्चों को संभव है कि इस तरह की चीज़ें हो सकें। किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? बच्चे का टीकाकरण कराएं। टीकाकरण इसलिए होता है कि इन बीमारियों से, चेचक को, इन सब बीमारियों से बचा जा सके। लेकिन जहां मैं खड़ा हूँ दली गली में, यहाँ पे जितने भी घर मैंने देखे हैं अभी तक, या जितने लोग मिला हूँ, टीकाकरण लोग नहीं करा रहे हैं। शिवम महोदय, जैसा आपने बताया कि जिसका जो टीकाकरण है, और क्या स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण करने में फेल हुआ है? नहीं, हमारी टीमें आती रही है। WHO के SMO भी मौजूद हैं। ये हाई रेजिस्टेंट एरिया के रूप में, हाई रेजिस्टेंट पॉकेट, मतलब कि जहाँ पे लोग टीकाकरण का विरोध करते हैं, उसके रूप में चिन्हित है, ये आइडेंटिफाइड है। अगर आइडेंटिफाइड था तो फिर यहाँ टीकाकरण क्यों नहीं किया गया? हमारी टीम निरंतर आती है। सर, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है क्षेत्र में। वॉलंटरी है, हम किसी को जबरदस्ती करके टीका नहीं लगा। हम तो मोटिवेट कर सकते हैं, बात कर समझा सकते हैं, है ना, वो प्रयास करके टीका लगवा। तो क्या सर, अब यहाँ के निवासी आपके टीकाकरण से संतुष्ट हैं क्या? लगवाएंगे आप? लगवा रहे हैं। आज भी सुबह से 28 टीके लग चुके हैं। मस्जिद से ऐलान करा रहे हैं। अगर इन बच्चों के, जो 3 बच्चों के साथ दुर्घटना हुई है, इनके किसी का टीका नहीं लगा था। अगर टीका लगा तो शायद इनको बीमारी ही ना हो। सर, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी, किस प्रकार का अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जाएगा? ये हमारी टीम घर घर सर्वे कर रही है। हमारे RBS के डॉक्टर्स भी पूरी दलीगढ़ी में घर घर जाएंगे। हम लोग देख के सभी बच्चों को बुलवाएंगे और ये करेंगे कोशिश की जो भी बच्चे छूटे हुए हैं और उन सब पे टीका लगाया जाए। इसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान भी चल रहा है। 15 दिन का पखवाड़ा है। 9 जनवरी से पहला पखवाड़ा शुरू, उसमें भी ये लक्ष्य यही है, ये पूरे प्रदेश में चल रहा है कि जो भी बच्चे हैं 5 साल तक के, जिनका कोई भी टीका छोटा, उनको ढूंढ के उनको टीका लगवाया जाए। किसी भी गली में चले जाइए मैडम, बहुत गंदगी है। और यहाँ सफाई साहब तो कभी यहाँ प्रवास नहीं करते हैं, और इनके प्रवास न करने की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या बनी हुई है गंदगी की, और गंदगी से भी मलेरिया जैसे तमाम बीमारियां फैल रही हैं हमारे यहाँ। नहीं, अभी जो है लाइन लिस्टिंग की जा रही है जी। ये मीजल्स सस्पेक्टेड केसेस हैं, जो कि इम्यूनाइजेशन जी, RI अभियान जो है वो तेज़ी से होना है। ये रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस पॉकेट है, तो इसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइजेशन और बाकी भी जो है एसडीएम साहब की भी ड्यूटी और 4 टीमें भी लगाई गई हैं अतिरिक्त, ताकि अधिक से अधिक मोबिलाइजेशन करके 30% मोबिलाइजेशन हुआ है, 30% हुए भी हैं। लाइन लिस्टिंग में 117 बच्चे हैं। अधिक से अधिक मोबिलाइजेशन कराया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने मैम डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और एक पर्ची भी बरामद हुई, मतलब जब जांच कर रहे थे सीएमओ साहब, मिली है, बाहर की दवाएं लिखी थी। इस पर क्या बात हुई है, वैसी कोई बात नहीं संज्ञान में आई है, लेकिन RI जो हमने कहा इम्यूनाइजेशन पे रॉबस्ट फोकस है और उसके लिए अधिक से अधिक हम लोगों। मैम, जागरूकता की इस एरिया में कमी है। क्या स्वास्थ्य टीम ने पहले निरीक्षण यहाँ नहीं किया था? जब नहीं, ये आइडेंटिफाइड था, ये हाई रेजिस्टेंस पॉकेट जो है वो आइडेंटिफाइड था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई पॉकेट था, और टोटल जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और बाकी की भी हम लोगों ने सघन टीम बनाई है जो सस्पेक्टेड केसेस है उनके लिए। मैम, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है क्षेत्र में, क्योंकि पूरा प्रयास जो है, पूरा प्रयास जैसे मैंने बताया कि WHO की भी टीम, जो हमारी थर्ड पार्टी भी जो टीम है पूरी लगी हुई है, उनका वेरिफिकेशन भी हम लोग करा रहे हैं। तो हाई रेजिस्टेंस पॉकेट ही आइडेंटिफाइड है। देयर आर कुछ हमारी सर्टेन पॉकेट्स हैं जो हाई रेजिस्टेंस एरियाज हमारे आइडेंटिफाइड हैं, उनमें सघन प्रयास है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।